हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 8 की एसएसटी की नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 3 द राइज ऑफ मराठास। तो आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे देश के हर एक बच्चे को जरूर पढ़ना चाहिए मराठोस के बारे में कि भाई जो मराठास हैं कभी हारे नहीं, डरे नहीं। भाई चाहे उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी और वो चाहे संख्या में कभी कम थे कभी ज्यादा थे, पर वो कभी उन्होंने हार नहीं मानी। गिरे, उठे, संभले, मुगलों को भी और अंग्रेजों को भी उनको डटकर उनका सामना किया, झुके नहीं कभी। और पूरे हमारे इंडिया पे एक टाइम ऐसा था जब इनका ही राज्य था। तो चलिए पढ़ते हैं द राइज ऑफ मराठास। स्टार्ट करते हैं रामचंद्र पंत अमात्य के एक कोट से। Among the merchants and the hat weavers like the Portuguese and the English, the Dutch, the French and the Danes also conduct trade। कि भाई हमारे टाइम में व्यापारियों में पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश जैसे टोपी पहनने वाले लोग भी व्यापार करते थे। बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट्स, पर वे और व्यापारी जैसे नहीं थे। दे आर फुली इंटेंट ऑन एंटरिंग दिस लैंड, इंक्रीजिंग देयर टेरिटरी, प्रोपगेटिंग देयर रिलीजन। पर वो कैसे व्यापारी थे? हमारे देश में घुसना चाहते थे, अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। बिल्कुल वो चाहते थे हमारे देश पे कब्जा कर लेना। दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल, बहुत ही जिद्दी लोग थे। द नेवी, द गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन्स, और उनके पास क्या क्या हथियार थे? भाई बारूद था, नौसेना थी। एंड देयर ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल्ड एंड दे शुडंट बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। उनके व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए, उन्हें मजबूत इमारतें बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो हमारे देश के उस टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे देश में पोर्तुगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, डच आए, फ्रेंच आए, ठीक है, और ये क्या कर डेनिश भी आए। और ये क्या चाहते थे? हमारे देश के अंदर एंट्री करना चाहते थे, हमारे देश में अपने टेरिटरीज को बढ़ाना चाहते थे, यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और ये बहुत ही जिद्दी लोग थे जो गन पाउडर लेके आए थे अपने साथ, बम, बारूद, गोले, जल सेना, नौसेना सब कुछ लेके आए थे। और अब ये कहते हैं कि हमें इन्हें अपने देश में ऐसा व्यापार करने के लिए रोकना चाहिए, इनको अपने यहाँ देश में बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाने से रोकना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं मराठास के ऊपर। तो जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आप सबसे पहले तो ये फोटो देखो, ये महाराष्ट्र का रायगढ़ किला है और उस महल के भव्य प्रवेश द्वार के साथ जहां 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा सा फोर्ट, उसके दरवाजे, मराठा एम्पायर, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए आपको 3 बड़े क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। क्या है? Who were the Marathas? ये जो मराठे हैं ये कौन थे? And how did they manage to become the largest pan Indian power before the British took over? हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले पूरे अखिल भारत पे इन्होंने क्या किया? तरीके से राज्य किया। And what were some features of their governance? उनकी जो शासन की विशेषताएं थी वो क्या क्या थी? क्या आज के टाइम में भी वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? एंड व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री? हमारे भारतीय इतिहास पे इन मराठा राज्यों ने, साम्राज्य भाई मराठा एम्पायर, इन्होंने क्या अपने प्रभाव छोड़े? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर ढूंढेंगे चैप्टर को पढ़ते हुए। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये टाइमलाइन है जिसमें आप देखोगे 1630 में शिवाजी का जन्म होता है। ये है शिवाजी द ग्रेट। शिवाजी का जन्म होता है 1630 में और 1646 में बिगिनिंग होती है शिवाजी रूल की। और उसके बाद ये नेवी, फाउंडिंग ऑफ द मराठा नेवी की फॉर्मेशन रखते हैं 1657 में। 30 में जन्म होता है, 46 में रूल करते हैं और 57 में ये नेवी को भी स्टार्ट करते कि भाई अपने आसपास की जो जल सेना है उसको भी भाई स्ट्रॉन्ग करना है। वहां भी लड़ाई जो झगड़े होते हैं, जो हमारे पास व्यापार करने आते हैं, कोई घुसपैठी ना आ जाए, कोई हमारे देश पे आक्रमण ना कर दे, उससे अपने देश को बचाना है। नेवी की स्टार्टिंग करते हैं। 1666 में देखोगे इम्प्रिजमेंट एट एंड एस्केप फ्रॉम आगरा। भाई इनको पकड़ लिया जाता है पर ये यहाँ से भाग जाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी कोरोनेशन एट रायगढ़। रायगढ़ में इनका फिर से राज तिलक होता है 1674 में। उसके बाद होता है भाई 1670 में दक्षिणा दिग्विजय। अब ये साउथ की तरफ अपना फेस करते हैं और वहां पे खूब विजय प्राप्त करते हैं। 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। तो आपने क्या टाइम पीरियड देखा, 1630 में शिवाजी का जन्म होता है, 1646 में शिवाजी रूल करना स्टार्ट करते हैं, नेवी का फाउंडेशन होता है 1657 में, 66 में इनको भाई पकड़ लिया जाता है पर ये वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका दोबारा से कोरोनेशन होता है, राज तिलक होता है 1674 में रायगढ़ में, ठीक है। उसके बाद ये 1670 में दक्षिण दिग्विजय करते हैं, साउथ को विजय करने के लिए साउथ की तरफ चले जाते हैं और 1680 में जो शिवाजी है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बहुत ही महान योद्धा है। अब 1680 से जो ये टाइम पीरियड है 1682 से 1707 तक मुगल और मराठों के बहुत सारे युद्ध होते हैं। एक और टाइमलाइन में इसी में ही है, 1754 में बिगिनिंग होती है मराठा कंट्रोल ओवर दिल्ली। दिल्ली पे ये अपना क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं मराठा। और 1761 में मराठा ये बैटल होती है पानीपत की, है ना, जिसमें मराठे हार जाते हैं। 1775 से लेकर 1782 तक भाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है। एंग्लो मतलब जो अंग्रेज है उनसे उनकी लड़ाई होती है, इसमें मराठा जीत जाते हैं, ठीक है। और 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है जिसमें मराठास की जो पावर है उसका एंड हो जाता है, फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं हमारे देश में। तो आप देखोगे ये पूरे अपने लाइफ टाइम में लड़ाइयों में ही लगे रहे हैं, अंग्रेजों के साथ भी लड़ते हैं, मुगलों के भी छक्के छुड़ा के रखते हैं ये। और आगे देखते हैं कि भाई हु आर द मराठास, ये मराठास कौन है। So the Maratha are group of people, the native of Deccan। अब ये जो दक्कन है वर्तमान में जो महाराष्ट्र का एक जगह है जिसको हम दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, they are identified with the language they speak मराठी। ये लोग मराठी बोलते थे इसलिए इनको मराठास कहा गया। which has had a rich and continuous literary history since the 12th century। 12वीं शताब्दी से एक समृद्ध और निरंतर साहित्यिक इतिहास रहा। भाई बहुत अच्छी अच्छी जितनी भी आप लिटरेचर देखोगे ना मराठी लैंग्वेज का है, ठीक है, 12वीं शताब्दी का। इन दिस चैप्टर, और ये जो हम देखते हैं संत रामदास और पोस्टल स्टैंप है संत तुकाराम की, तो ये 12वीं शताब्दी के ही मराठी बहुत अच्छे ये संत रहे हैं। इन्होंने बहुत लिटरेचर में बहुत काम किया है अपनी हिस्ट्री में। इन दिस चैप्टर वी विल सी देम राइज एज अ पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी, कि भाई कैसे ये उस टाइम इतने पावरफुल, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में उभरते हैं। डेट विल आफ्टर अल्टर द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हमारे पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा एक नया अध्याय जोड़ते हैं कि इनके जैसा पावरफुल कोई नहीं हो पाता। ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के दौरान मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉज रूल्ड बाय यादवा डायनेस्टी विद देवगिरी, जो आज के टाइम में दौलताबाद है, इट एज इट्स कैपिटल। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र पे यादव वंश का, किसका, यादव वंश का, याद रखेंगे यादव वंश का क्या था, रूल था, जिनकी कैपिटल कौन थी, देवगिरी, जो आज के दौलताबाद में प्रेजेंट है, ठीक है। इन दिस अर्ली 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के शुरुआत में द यादवा डायनेस्टी वॉज ओवरकम बाय द खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली, और जो दिल्ली में जो फिर सल्तनत डायनेस्टी आई, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, यादव वंश को उखाड़ कर फेंक दिया। आपने क्या देखा कि 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में कौन है, यहाँ पे यादव वंश है जिसकी जो कैपिटल है देवगिरी है, जो आज के दौलताबाद में प्रेजेंट है, ठीक है। और 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यादव डायनेस्टी को कौन उखाड़ के फेंक देता है, खिलजी सल्तनत, जो दिल्ली में थी खिलजी सल्तनत, वो इस उखाड़ के फेंक देती है। एमिस्ट सच पॉलिटिकल चेंज द कल्चरल ट्रेडिशंस कंटिन्यू। अब ऐसी राजनीतिक परिवर्तनों के बीच सांस्कृतिक परंपराएं, विशेषकर भक्ति, है ना, पर्टिकुलर दोज रिलेटेड टू भक्ति, जो डेवोशन है भगवान के प्रति, इसका एक तरीके से क्या होता है, एक ये उभर के आता है, भक्ति वाला पीरियड स्टार्ट हो जाता है, डिवोशन वाला। सो बिटवीन 7th to 17th सेंचुरी फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, सेंट सीकर फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रेफर्ड द पाथ ऑफ भक्ति टू मेयरली एक्सटर्नल रिचुअलिज्म्स। होता क्या है, 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में एकदम से संतों का, ट्रैवलर्स का, ये जो घुमक्कड़ लोग हैं भाई, जो भगवान जी की साधना करते हैं, भक्ति का एक तरीके से अपलिफ्टमेंट हो गया, लोगों का जुड़ाव किसकी तरफ हो गया,
भक्ति की तरफ कि भाई बहुत मार काट, बहुत कुछ हो लिया भाई, अब हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा प्योरीफाई करना चाहिए, विचार अच्छे रखने चाहिए। तो 7 से 17वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड है वो भक्ति का टाइम पीरियड माना जाता है। और जब तुकाराम, रामदास को देखते हैं, ये भी इसी टाइम के लोग हैं, ठीक है। सो दीज सेंट कमिंग फ्रॉम डाइवर्स sections of society composed devotional songs, poetry in the languages of the masses which allowed their message to travel far and wide। अब समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों से आने वाले इन संतों ने जनसाधारण की भाषाओं में भक्ति गीत काव्य रचे, जिससे उनके संदेश दूर दूर तक पहुंचे। अच्छा, अब ये भक्ति का जो पोर्शन था ये ज्यादा अपलिफ्टमेंट में क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो हमारे उपनिषद थे या जो भी चीजें थी वो संस्कृत में लिखी हुई थी, और लोग बाग सिर्फ उनको दूसरों के मुंह से सुनते थे और उनको समझ में नहीं आता था। पर जो इस टाइम के जो संत हुए, जो बहुत सारे जो कंपोजर हुए, उन्होंने क्या किया, सारे सॉन्ग्स को, पोएट्री को, भगवान जी के लिए जितने भी गीत हैं, कविताएं हैं, उन सभी को इन लोगों की ही लैंग्वेज में, जिसको ये समझते हैं, उसी में ही लिखना, समझाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, लोग उसका अर्थ समझ पाए। और जब ये होता है कि जब कोई हमसे हमारी ही लैंग्वेज में बातें करता है या हमारी ही लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करता है तो उसको समझ में आता है ना। अब मैं इंग्लिश में ये सारा पढ़ जाऊं तो पढ़ तो आप भी सकते हैं, पर जब मैं आपको जिस लैंग्वेज से आप कनेक्ट करते हो उसी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आपको ये पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आप इसको चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे मराठी में लिखो, चाहे किसी चीज में लिखो, आप लिख दोगे, है ना। तो हमसे जब कोई हमारी ही लैंग्वेज में कनेक्ट करता है तो चीजें हमें और अच्छे से समझ में आती है। तो इन जो संत हैं, जो सीकर हैं, इन्होंने क्या किया भाई, लोगों को स्पिरिचुअल मार्ग पे ले जाने के लिए सारे जो पोइट है, डेवोशनल सॉन्ग है, वो सभी उन्हीं की लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया। और इसके वजह से जो उनके मैसेज थे भगवान के प्रति हो, अपने देश के प्रति हो, दूर दूर तक फैलते चले गए, लोग इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गए, है ना। In Maharashtra, many saint like धनेश्वर, ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, अब इनका नाम याद रखना। महाराष्ट्र में जितने भी ये जो संत पुरुष हुए, जिनमें है ज्ञानेश्वर, पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र से कौन कौन से संत हैं, तो ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, इन्होंने भाई इस टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने भी डिवोशनल सॉन्ग लिखे, जितने भी पोइट्स लिखी, जितना भी कुछ काम किया, वो सभी मराठी लैंग्वेज में किया। क्योंकि मराठा जो महाराष्ट्र है उसमें मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा थे, तो अगर मराठी में ही सब कुछ होगा तो लोग बाग भगवान से जुड़ पाएंगे ना, बातों को समझ पाएंगे। इन्होंने यही किया, इसलिए इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास। They help translate important texts like Upanishad and the Bhagavad Gita into Marathi। भाई इससे पहले ही संस्कृत में लिखे हुए थे, लोग बात को समझने में डिफिकल्टी होती थी। अब वो पढ़ना चाहते भी हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा ना भाई क्या लिखा हुआ है, उनकी लैंग्वेज नहीं है संस्कृत, उनकी लैंग्वेज नहीं है वो शुद्ध हिंदी। तो जब उपनिषद का, भगवद गीता का मराठी में ट्रांसलेट हुआ तो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, एंड मेकिंग देयर फिलोसफी एक्सेसिबल टू द पीपल। और जो उनका ज्ञान था, जो महत्वपूर्ण जो एक अनुवाद है, जो दर्शन है, लोगों तक पहुंचा कि भाई हालांकि इनमें लिखा क्या है, लोगों तब समझ में आया जब उनकी लैंग्वेज में लिखा गया। सम ऑल्सो फोकस्ड ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस सिमिलर टू द सिख गुरु। अब इस टाइम जो सिख थे वो भी आ गए थे। क्यों? अब सिखों ने क्या कहा, सोसाइटी में एकता से रहो भाई, गरीबों की हेल्प करो, अपने काम खुद अपने हाथों से करो, लंगर में कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, सभी बैठ के खाना खा रहे हैं। तो कुछ जो ये थे सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस लेके आए, है ना, कि सिर्फ एक ही भगवान है, सिखों कहते हैं कि एक ही है ना। सो एज अ रिजल्ट द सोसाइटी एक्वायर्ड अ सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन। होता है जब लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो उनकी जो फाउंडेशंस होती हैं, चाहे वो आप लगा लो पॉलिटिकल फाउंडेशन हो, चाहे वो आपकी भाई सामाजिक हो, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब आपको पता है कि क्या चीज हो रही है। सो विच लेटर हेल्प द मराठास टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल पावर। अब ये सभी चीजें मराठों को क्या दे रही थी, एक तरीके से राजनीतिक पावर, संगठित होने में मदद कर रही थी। कि देखो स्पिरिचुअल भी है, देशभक्ति की भावना, आत्मसम्मान कूट कूट के भरा जा रहा है, सोसाइटी के प्रति अवेयरनेस हो रही है, पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है, तो ये किसी के लिए मार्ग
को साफ कर रहे हैं। और वो मार्ग किसके लिए बन रहा है? मराठों के लिए, कि भाई एक अभी राजा आएगा, उस राजा में ये सारे गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। अपने देश को प्यार करना, अपनी संस्कृति से प्यार करना, है ना, विदेशियों को अपने देश में घुसने नहीं देना, अपने देश को जल से थल से हर प्रकार से सुरक्षित रखना। सो बाय द 17th century some Maratha chiefs made early attempt at establish sovereignty। तो 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में आप देखोगे मराठाओं के बहुत सारे सरदार थे जिन्होंने शुरू में राजा बनने की कोशिश की, राजा एक तरीके से अपना प्रभुत्व स्थापित किया, बट दे प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। पर उनके अंदर कहते हैं ना वो गट्स नहीं थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए अंटिल शिवाजी आए, rose to power, brought the Marathas together, but who was शिवाजी। तो 17वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में बहुत सारे मराठे सरदार आए थे, पर उनके अंदर ये सभी चीजें नहीं थी। जो कल्चर अवेयरनेस है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जो एक तरीके से सॉलिडिटी है ना, वो नहीं थी। तो वो सभी को एक साथ नहीं कर पाए। पर जब शिवाजी आए, शिवाजी ने एक छत्र का राज्य कर दिया, पूरे मराठा साम्राज्य को एक कर दिया। कहते हैं भारत के सभी लोगों को उन्होंने एक तरीके से एक छत्र के नीचे लाके खड़ा कर दिया। पर ये शिवाजी कौन है? तो ये है शिवाजी, ठीक है। ये शिवाजी की पेंटिंग है 1680 में जो ब्रिटिश म्यूजियम में पाई गई। सो फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड राइज ऑफ शिवाजी 1630 में, पीछे हमने पढ़ा ना, 1630 में शिवाजी का जन्म होता है, जो कहां से है? जो भाई भोसले क्लैन है वहां से है, ठीक है। शाहजी इनके पिता का नाम है, याद रखिएगा। 1630 में शिवाजी का जन्म होता है, जो कौन से कुल से है? भोसले वंश से है, ठीक है भाई, इनका वंश होता है, ये वहां से है। शाहजी इनके पिता का नाम है, जीजाबाई इनकी माता का नाम है, ठीक है। एट द टाइम शाहजी सर्व्ड द दक्कन सल्तनत एंड वाज ऑफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। अब जो इनके पिताजी हैं शाहजी, शिवाजी के बारे में पढ़ रहे हैं, शाहजी इनके पिता हैं, शाहजी, ठीक है। शाह है इनके नाम में, ठीक है। तो यहां है, मैं लिख देती हूं शाह जी। और शाहजी के जो बेटे हैं वो कौन है? शिवाजी, द ग्रेट शिवाजी शाहजी के बेटे हैं, ठीक है। माता का नाम जीजाबाई। अब होता क्या है, स्टोरी के रूप में सुनते हैं। शाहजी भाई दक्कन सल्तनत में सर्व कर रहे हैं, वो उनको वहां पे ही क्योंकि दक्कन में हर बार मुगल आक्रमण करते थे, तो वो लड़ाइयों में उलझे रहते थे। अब अगर वो दक्कन सल्तनत में है तो अपने घर से दूर रहेंगे। तो इस बीच क्या होता है, इन हिज जागीर एट पुणे, जो पुणे में उनकी जागीर है, शिवाजी ग्रू अप अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ जीजाबाई। अब देखो पिताजी नहीं है, पिताजी इन द सेंस मतलब पिताजी किसी और काम में लगे हुए हैं, तो उनके बिहाफ पे जो उनकी माता है जीजाबाई और जो उनके कुछ ट्रस्टेड ऑफिशियल्स हैं, वो क्या करते हैं, शिवाजी को एक ऐसे इंसान के रूप में बड़ा करते हैं कि उनको गुड वैल्यू सिखाते हैं, उनकी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया जाता है, उनको शस्त्र विद्या सिखाई जाती है, तरह तरह से उनको एक तरीके से आज के टाइम में क्रिएटिव थिंकिंग सिखाई जाती है, युद्ध कला कैसे होती है, आप बोल के किसी को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको सब सिखाया जाता है छोटी सी उम्र से। जीजाबाई कहते हैं कि मेरा एक बेटा है और मुझे उस एक बेटे को ऐसा बनाना है ताकि वो अपने देश की सेवा कर सके, अपने पिता से भी बहादुर हो। तो देखो जब माँ का सपना ऐसा हो, जब माँ बच्चे के गिरने पे ये नहीं करी ओ मेरा बेटा लगे नहीं, लगी है स्ट्रोंग होगा, खड़ा हो, कर, लड़, सीख, तो बच्चा अपने आप ही स्ट्रोंग हो जाता है। So at this time, the Pune region was deeply affected by constant infighting between the Deccan Sultanate, whom the Marathas served, and which caused much hardship for the common people. अब होता क्या है, इस समय पुणे क्षेत्र मराठों के अधीन दक्कन के सुल्तानों के बीच लगातार चल रहे अंतर्कलह के से बुरी तरह प्रभावित था, जिससे आम लोगों को काफी कठिनाई हो रही थी। मतलब क्या है ना कि भाई इन जो मराठा है उनका बार बार जो मुगल है उनसे लड़ाई होती जा रही थी, तो हमेशा होता है ना कि अपने क्षेत्र को बचाने की एक जद्दोजहद में लगे रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या होता, वहां रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। सो व्हेन ही वॉज जस्ट 16, जब शिवाजी सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने एक सैन्य अभियान किया। क्वेश्चन आ सकता है कि सैन्य अभियान उन्होंने कब किया, तो एक मिलिट्री कैंपेन किया शिवाजी ने, कब किया, वो जब 16 साल के थे। First consolidating his hold over the Pune region by capturing neglected and unoccupied fort and strengthening their defense। अब इनका एक बात सुनना,
इन्होंने कहा कि जो खाली खंडर पड़े हुए ना किले, हमें वहां पे अपना अधिकार करना चाहिए। तो इन्होंने वही किया, सैन्य अभियान किया, जितने भी खाली खंडर किले पड़े हुए थे वहां पे कब्जा किया, उनका भाई रेनोवेशन करवा, एक तरीके से उनको मजबूत किया, वहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली कि भाई अगर इस रास्ते से कोई हमारे जगह पे आक्रमण करता है तो हम तो इस किले के ऊपर से उनको मार गिराएंगे। उन्हें तो लगेगा खंडर है, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता। पर जो शिवाजी है उनको दूरदृष्टि थी, उन्होंने कहा कि जितने पहले पुणे में जितने भी खंडर पड़े हुए हैं किले, उनको ऑक्यूपाई करो, उनको भरो, वहां डिफेंस, वहां अपनी सेना को लगाओ। दिस विजन ऑफ ए सोविनर किंगडम ऑफ स्वराज ग्रू ओवर द ईयर। अब उनके अंदर एक ही था स्वराज, मतलब अपना ही साम्राज्य, कि अपना देश भारत है, ये अपना ही होना चाहिए, इसमें कोई और इंसान नहीं होना चाहिए, ना मुगल होने चाहिए ना ब्रिटिशर्स होने चाहिए, ये अपना देश है, अपना ही राज्य होना चाहिए। सो एक्सटेंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट विच वी विल एक्सप्लोर दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरल एक्सपेक्ट को सभी को ध्यान में रख के पूरे देश को एकजुट लेके आए, इसलिए तो छत्रपति बोल रहे हैं उनको, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में गांव सीमा के पास सिंधुदुर्ग किला है, मराठों द्वारा बनाए गए 9 सैनिक दुर्गों में से एक है। तो भाई ये इन्होंने नेवल जो थी उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था, नेवल सेना को। तो ये एक गोवा का, महाराष्ट्र गोवा का बॉर्डर है, वहां पे ये एक इन्होंने पूरा पोर्ट को अच्छे से पूरा कर रखा था कि उनकी सेना यहाँ आराम से रह सके। नेक्स्ट है शिवाजी किंगडम सून एक्सपेंड टू इंडियाज वेस्ट कोस्ट एंड टू सिक्योर एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ कोस्टल रीजन। शिवाजी एक दूरदृष्टिगामी आदमी थे। इन्होंने पहले क्या किया, पुणे में जितने भी खाली खंडर किले थे उन सभी को दोबारा से ऑक्यूपाई किया, है ना। ऑक्यूपाई क्या दोबारा से ऑक्यूपाई किया, उनको स्ट्रॉन्ग करवाया, अपनी सेना को वहां भेजा कि भाई तुम यहाँ पे बिल्कुल तंदुरुस्ती से रहो, ऐसे नहीं कि तुम खाया पिया सोगे, नहीं, बिल्कुल अलर्ट से रहो। फिर इन्होंने क्या किया, नेवी को लेके आए, भाई नेवी होनी चाहिए, जब नेवी होगी तो इन यहाँ से आने वाले जितने भी ट्रेडर्स होंगे, जितने भी हमारे इन्वेडर्स होंगे, हम उनको रोक पाएंगे। तो शिवाजी का राज्य जल्द ही भारत के पश्चिमी तट तक फैल गया, पूरा उन्होंने पश्चिम को, मतलब गुजरात वाला जो कोस्टल एरिया उसको पूरे को एक्सपेंड कर लिया। टू सिक्योर एक्सेस टू द रिसोर्स ऑफ कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन के जितने भी रिसोर्सेज है उनको लेने के लिए। ही फेल्ट द नीड टू एस्टेब्लिश अ नेवी, इसने फिर सोचा कि भाई नेवी तो होनी चाहिए, यहाँ तो मैं अपने सैनिकों को खड़ा ही रखूंगा कि जो हमारा वेस्ट पार्ट है, जो वेस्ट कोस्टल एरिया है, वहां पे इसने दुर्ग बनाने स्टार्ट कर दिया, अपनी नौसेना को वहां खड़ी कर दिया। दिस वॉज अ ट्रूली रेवोल्यूशनरी स्टेप एट दिस टाइम, उस टाइम का बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप माना जाता है। बाय कंपैरिजन, ऐसा नहीं कि पहली बार इन्होंने किया, पर और लोग रखते थे बंद कर देते थे, रखते थे बंद कर देते, इन्होंने बिल्कुल परमानेंटली रख लिया कि जैसे देश की सेवा के लिए सैनिक होते हैं ना, ऐसे ही अपने जो साम्राज्य है उसकी सुरक्षा के लिए नेवी होनी चाहिए, और नेवी को बाकायदा पूरा हर साल हर टाइम वहां प्रेजेंट रहना है। तो जो बीजापुर के सल्तनत थी जिसमें आदिल शाह ने रूल्ड किया, मेंटेन मर्चेंट शिप, उन्होंने भी मर्चेंट शिप रखे थे, व्यापारी जहाज तो थे, लेकिन उनके पास तट की सुरक्षा करने के लिए नौसेना नहीं थी। इवन द मुगल्स एम्पायर यूज अ नेवी वॉज वेरी लिमिटेड, मुगलों ने भी नेवी रखी थी। थस द मराठा नेवी वॉज बोर्न हुज एक्सप्लॉइट बिकम लेजेंडरी, पर जो मराठों ने नौसेना का जन्म हुआ था ना, उनके कारनामे तो प्रसिद्ध हो चुके थे, मतलब वो रुकने वाली सेना नहीं थी। So to protect his people from powerful enemies, Shivaji had resources through the tactic of guerrilla warfare, which uses small groups of people in a forced way with speed, surprise, knowledge to the terrain to defeat bigger armies. अब क्या है गोरिल्ला, आपने नाम भी पढ़ा होगा, जो गोरिल्ला युद्ध की रणनीति है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, तानाजी और ये सब भी देखा होगा तो ठीक है। तो उसमें होता क्या है, एक टेक्निक होती है, भाई उस टाइम जंगल थे, जंगल थे, पेड़ है, पहाड़ है, पर्वत है, अब यहाँ पे अपने दुश्मन को लाके दुश्मन को मारना
विद स्पीड, विद सरप्राइज, विद नॉलेज। तो उसके लिए टेक्निक होती है जिसको कहते हैं गुरिल्ला वारफेयर। तो मराठे गुरिल्ला वारफेयर में बहुत आगे थे। उनके जैसा जल्द, उनके जैसा सरप्राइजिंग, उनके जैसा नॉलेजेबल कोई भी नहीं था। तो अपने लोगों को शक्तिशाली शत्रु से बचाने के लिए, जितने भी उनके एनिमीज थे, मराठास, उनके जो मराठास के एनिमीज थे, मुगल हो गए या और कोई इक्का दुक्का हो गया या ब्रिटिशर्स हो गए, उनको ये एक टेक्निक से हराते थे जिसको हम कहते हैं गुरिल्ला युद्ध, जिसमें छोटे छोटे समूहों का उपयोग कर गति, आश्चर्य, भूभाग की जानकारी के साथ बड़ी सेनाओं को परास्त करने के लिए किया जाता था। हिज सक्सेस सून invited the wrath of Bijapur Sultanate, which sent the Western general Afzal Khan to confront him। अब कहते हैं ना कि सबको ये लगता है कि ऐसे ही होंगे, यूं ही होंगे, फलाना ही होंगे। अब होता क्या है, बीजापुर सल्तनत का, उनकी सफलताओं को देखकर बीजापुर सल्तनत के जो राजा हैं उनको क्रोध आ जाता है। ठीक है, उनको क्रोध आ जाता है और उसने अपने अनुभवी सेनापति अफजल खान को भेज देता है उसका सामना करने के लिए। अफजल खान को कौन भेजता है? बीजापुर सल्तनत का राजा अपने जो जनरल है जिसको बहुत ज्यादा आता जाता था कुछ, अफजल खान को भेज देता है। शिवाजी एंड हिज एडवाइजर्स मैनेज टू कन्विंस अफजल खान टू मीट हिम ऑफ ए वन-on-one मीटिंग एट द फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट एमिड थिक फॉरेस्ट। और एक प्रतापगढ़ का बिल्कुल घने जंगलों से घिरा हुआ एक उनका किला है और वहां मिलने के लिए बुला लेते हैं किसको? अफजल खान। अफजल खान की भी पूरी अपनी सेना को लेके आता है। वहां पे शिवाजी क्या करते हैं, अपनी इस गुरिल्ला टेक्निक के हिसाब से ही पूरा उस पे आक्रमण कर देते हैं, उसको वहीं की वहीं अफजल खान को मार देते हैं। कोई ना बात, ना चीत, ना कोई मीटिंग, गुरिल्ला टेक्निक से उनको वहीं पे उनकी सेना को वहां परास्त कर देते हैं। The Wagnak is a small weapon shaped like a tiger claw which Shivaji used to kill Afzal Khan in close combat। अब ये एक वो हथियार है जिसको हम क्या कहते हैं? नखबाग। वैसे वाघ नख है, नखबाग बोलते हैं इसको। इसका वो अपने हाथों में पहने रहते थे ऐसे अंगूठियों की तरह, और इसी से उन्होंने क्या किया था? अफजल खान को मार दिया था। अब soon afterward the Mughal nobleman शाइस्ता खान, क्या नाम है? शाइस्ता खान इन्वेडेड शिवाजी टेरिटरीज विद अ बिग आर्मी फॉर 3 years। अब 3 सालों के लिए जो मुगल के एक नोबल मैन है, एक सरदार है शाइस्ता खान, वो शिवाजी की टेरिटरी पे क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं अपनी बड़ी आर्मी के साथ, और 3 साल तक ये युद्ध चलता है। फाइनली विद अ फ्यू सोल्जर्स, सिर्फ कुछ ही सैनिकों के साथ शिवाजी रेडेड शाइस्ता खान कैंप एट नाइट। और फिर मतलब ये टेक्निक लगाते हैं, रात को शाइस्ता खान के जो कैंप है उस पे आक्रमण करता है। द खान बेयरली एस्केप फ्रॉम द रेड लूजिंग अ फ्यू फिंगर्स एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र। दिस डेयरिंग रेड रिजेंबलेंस द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे आज के टाइम होता है सर्जिकल स्ट्राइक, उरी देखी होगी ना, कि भाई चुपचाप जाते हैं और शत्रु के अड्डे पे शत्रु को मार, जो शत्रु है उसी को मार देते, तो समझ लो सेना तो खत्म ही है। तो शिवाजी भी ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, शाइस्ता खान के कैंप में जाते हैं रात को और उसको मार देते हैं। उसकी मतलब मार क्या देते, उसकी सारी उंगलियां काट देते हैं। ठीक है, तो वो डर जाता है और वो भाग जाता है कि वो डर ही गया, भाई इतना खूंखार आदमी है, छोड़ेगा ही नहीं, मेरे को मार देगा। तो वो भाग जाता है, शाइस्ता खान मुगलों का सरदार है। और ये 3 साल तक चलता है, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं भाई ऐसे तो ये जाएगा ही नहीं। सो एज अ रिलेटरी एक्शन फॉर 3 years लॉन्ग वेव्स ऑफ अटैक, शिवाजी सेक्ड सूरत, अ वेल्थी पोर्ट सिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। अच्छा, मुगलों का सूरत पे, जो उस टाइम की बहुत ज्यादा धनवान पोर्ट था, बहुत ज्यादा पैसा था वहां पे, उस पे क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है शिवाजी। ठीक है, देयर ही ऑब्टेन्ड इनॉर्मस ट्रेजर्स, और वहां बहुत ज्यादा उनको खजाना मिलता है, ऑलमोस्ट 1 crore of rupees, 1 करोड़ रुपए, एंड एक्सट्रीमली लार्ज सम फॉर द टाइम। बट भाई आज का 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, और उस टाइम को तब बहुत ही बड़ा होगा। तो 1 करोड़ की उनको वेल्थ मिलती है। However, he was careful not to attack religious place and even spared the house of मोहनदास पारेख, a charitable man। अब होता क्या है कि भाई 1 करोड़ रुपए उनको वहां से मिले जिन्होंने जो सूरत की बंदरगाह उस पर आक्रमण किया। हालांकि उन्होंने किसी धार्मिक स्थल को कभी आक्रमण नहीं किया, है ना भाई, किसी का भी कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे उसकी मॉस्क्यू हो, चाहे कोई किसी का मस्जिद बनी हो, कुछ भी हो, वो वहां पे बिल्कुल आक्रमण नहीं करते थे। यहां तक कि एक दानवीर मोहनदास पारेख के घर को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, कुछ वर्षों बाद उन्होंने सूरत पर फिर से आक्रमण किया। अब वो उनका मन नहीं भरा,
उन्होंने कहा भाई सूरत पे बहुत पैसा है, सूरत में बहुत पैसा है, इन मुगलों ने वहां बहुत सारा पैसा लगा रखा है और बहुत सारे पैसे की जगह है सूरत को, तो उन्होंने सूरत पे दोबारा आक्रमण कर दिया। दीज इवेंट बिकम सो फेमस दैट दे अपीयर्ड इन द लंदन गैजेट, कि उन्होंने इतना आक्रमण किया मराठों ने सूरत पे कि ये जो खबर है ना उस टाइम लंदन गैजेट का जो अखबार है वहां छपी गई, इंग्लिश न्यूज़पेपर है लंदन गैजेट, वहां छपी कि भाई जो मराठे हैं, मराठों में एक शिवाजी नाम का एक राजा है जो बार बार सूरत पे आक्रमण किया, सूरत पे आक्रमण करके एक बार तो 1 करोड़ की सारी वेल्थ ले गया, फिर बहुत सारे हीरे जवाहरात जो भी चीज थी वहां वो सारी लूट कर ले गया। विच कन्वेड हाउ शिवाजी रोड टू ऑल यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट इन सूरत डिमांडिंग इमीडिएट प्रेजेंट ऑफ मनी, फेलिंग विच ही वुड रिटर्न एंड रून दैट सिटी। और उन्होंने एक तरीके से फरमान भी जारी कर रखा था शिवाजी ने, कि शिवाजी ने सूरत में सभी यूरोपियन जो राजनायक थे, एजेंट थे, उनको पत्र लिख रखा था कि तुरंत धन की मांग की और ऐसा न करने पर वापस आकर उस शहर को बर्बाद करने की मांग की थी। कि उन्होंने कहा था शिवाजी ने सूरत में जितने भी यूरोपियंस बैठे हुए थे, भाई या तो मुझे पैसा दो वरना तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। The sacking of सूरत was a great insult to the mighty and prestige of मुगल एम्पायर। अब देखो किसी की राजधानी हो, कोई जगह हो और बार बार कोई इंसान आके उस पे आक्रमण करे तो देखो एक तरीके से इंसल्ट तो होती है ना। तो मुगलों ने इस चीज को एक बेइज्जती के रूप में लिया कि भाई ये आता है, आक्रमण करता है, सब कुछ हमारा लूट पाट करके ले जाता है। Therefore औरंगजेब, उस टाइम औरंगजेब थे, सेंट जयसिंह, ये जयसिंह को भेजते हैं जो राजपूत जनरल है, टू डिफीट शिवाजी, शिवाजी को हराने के लिए ये उन्हीं के ही राजपूत एक राजा को भेजते हैं अगेंस्ट हिम। शिवाजी हैड टू कंसीड डिफीट एट पुरंदर फोर्ट। फिर वहां पे क्या होता है, जो शिवाजी है वो हार जाता है पुरंदर के फोर्ट में। एंड एंटर इनटू अ ट्रीटी, और फिर एक संधि होती है। ही हैड टू गिव अप अ सीजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम एंड हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस। अब होता क्या है कि वहां पे जो जयसिंह है वो हरा देता है शिवाजी को। अब शिवाजी एक संधि करनी पड़ती है। अब संधि क्या थी कि उसे अपने राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा और अपने जो बेटे हैं संभाजी उनको मुगलों की सर्विस के लिए भेजना पड़ेगा। तो एक क्या कहते हैं पुरंदर की संधि हुई थी, किसके बीच में, जयसिंह और शिवाजी के बीच में, जिसमें उन्होंने क्या होता है अपने जो क्षेत्र है उसका, किंगडम का बहुत बड़ा पार्ट देना पड़ता है। उनके जो बेटे हैं संभाजी किसके बेटे हैं, शिवाजी के, उनको मुगलों की मिलिट्री सेना में भर्ती करवाया जाता है कि वो उनको सेवाएं प्रदान करेंगे जब भी उनको जरूरत पड़ेगी। शिवाजी was persuaded by जयसिंह to visit the मुगल कोर्ट at आगरा। और फिर क्या होता है, जयसिंह ने शिवाजी को आगरा के मुगल दरबार में जाने के लिए राजी किया कि ठीक है भाई, जयसिंह बोलता है अब आप आओ, आगरा का जो मुगल कोर्ट है वहां पे आप आओ। सो वेयर ही वॉज मेड टू स्टैंड बिफोर औरंगजेब, और फिर जो औरंगजेब के सामने वो खड़े होते हैं। एंड अ मुगल जनरल वूम ही हैड डिफीटेड अर्लियर, एक जनरल था जिनको शिवाजी ने पहले डिफीट किया था, इंसेंस्ड एट दिस इंसल्ट, और इसको जो शिवाजी है वो अपनी इंसल्ट समझते एक तरीके से। शिवाजी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द कोर्ट, और वो पूरे गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। फॉलोइंग विच औरंगजेब पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट, और फिर क्या करते हैं, जो शिवाजी है उनको औरंगजेब उनके घर में ही नजरबंद कर देता है। टू एस्केप दिस, फिर वहां से बच के निकल जाते हैं। शिवाजी डिवाइस्ड अ स्ट्रेटेजी, शिवाजी एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट टू होली मैन मुगल जनरल। अब उन्होंने क्या किया, मुगलों के जब वहां गए, कोर्ट में गए, आगरा के कोर्ट में, तो भाई टेक्निकल आदमी है, पूरा दिमाग लगाता है, यूं नहीं ऐसे ही भाई। इंसल्ट तो लगता है कि भाई एक टाइम तो वो सबको हरा रहा है, मार रहा है, फिर वो कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, पर वो उसको अपनी इंसल्ट तो मानता है, पर वो क्या करता है, बैठे बैठे टेक्निक बनाता है। टेक्निक क्या, कि जितने भी मुगल के उस कोर्ट में जो जनरल बैठे हुए थे ना, जो नोबल मैन थे, उनको गिफ्ट देना स्टार्ट करता है। अब गिफ्ट क्या देता है, द गिफ्ट ऑफन कंटेन फ्रूट, पहले तो वो फ्रूट स्वीट बिग बास्केट में भिजवाता था। द गार्ड इनिशियली चेकड देम, पहले स्टार्टिंग में तो जो गार्ड थे वो चेक करते थे क्या भेजा है, क्यों भेजा है, कैसे भेजा है, बट सून स्टॉपिंग डूइंग सो, पर जब देखा बार बार स्वीट्स आ रही हैं, फल आ रहे हैं लोगों के लिए, भाई यही चीज होगी। अब वो एक दिन क्या करते हैं, शिवाजी उनका बेटा उन्हीं फ्रूट बास्केट में बैठ के, क्योंकि वो उनको नजरबंद कर रखा था ना औरंगजेब ने, उन्हीं बास्केट में बैठ के उस राजमहल से बाहर भाग जाते हैं। औरंगजेब कुड नेवर कैप्चर शिवाजी अगेन, फिर औरंगजेब कभी भी शिवाजी को दोबारा कैप्चर नहीं कर पाता है, ठीक है।
अब आप एक कोर्ट देख सकते हैं, कोर्ट का रूम का एक पिक्चर है. सो अ फ्यू इयर्स लेटर इन 1674 शिवाजी वॉज कोरोनेटेड विद फुल वैदिक राइट्स एट द स्ट्रॉन्ग माउंटेन फॉरेस्ट एट रायगढ़. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 1674 में रायगढ़ में उनका दोबारा से कोरोनेशन हुआ था, राज तिलक हुआ था, तो वो वहां से बच के आए थे, आगरा से बच के आए थे, और यहाँ पे रायगढ़ में, रायगढ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वहां पे उनका फिर से क्या होता है, एक तरीके से राज तिलक होता है पूरा वैदिक संस्कृति के साथ. हिज फॉर्मल टाइटल आफ्टर द कोरोनेशन वाज श्री राज शिव छत्रपति, और उस टाइम वो एक नया, एक तरीके से अपने आप को एक उपाधि दे देते हैं जिसका नाम है श्री राजा शिव छत्रपति. एंड लाइक सम पास्ट रूलर्स ही स्टार्टेड हिज ओन इरा द राज्याभिषेक, और उस टाइम वो मान लेते कि ये मेरा एक तरीके से राज्याभिषेक हुआ है, अब मैं एक नए तरीके से दोबारा से देश पे शासन करूंगा. आफ्टर दिस शिवाजी एम्बार्क अपॉन अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ. अभी हमने वो देखा ना कि 1674 में उनका दोबारा से रायगढ़ में उनका दोबारा से राज तिलक होता है पूरा वैदिक संस्कृति के साथ, और अब वो साउथ की तरफ अपना फेस करते हैं और वहां पे दक्षिण दिग्विजय, मतलब अब वहां के राजाओं को हराते हुए पूरे साउथ पे अपना राज्य करना स्टार्ट कर देते हैं. विच इंक्लूड the important and then ill-defended region of present-day North Tamil Nadu and part of Karnataka. This southern extension later gave the Maratha great strategic depth against the Mughal invasion. अब होता क्या है कि जब वो कर्नाटक के, तमिलनाडु के सारे उस महत्वपूर्ण क्षेत्र को जीत लेते हैं, तो बाद में यही जीते हुए राज्य उनको जब मुगल उन पे आक्रमण करते हैं ना, तो एक उनको एक तरीके से सहूलियत देते हैं. क्यों? अब साउथ पे पूरे पे किसका राज्य है? मराठाओं का राज्य है. पूरे तमिलनाडु पे, पूरे कर्नाटका पे, पूरे साउथ पे उनका साम्राज्य बहुत ही जो महत्वपूर्ण जगह है. तो अब मुगल आएंगे तो मुगलों को तो वो हरा ही देंगे, है ना. So while in South, Shivaji forbade the Dutch from trading slaves. अच्छा, हमारे देश में उस टाइम क्या था, जो डच लोग थे ना, हमारे देश के लोगों को ही ना गुलाम बना के ले जाते थे, यूरोपियंस को जाके बेच देते थे, और उनसे स्लेव से वो सारे काम करवाते, कोई भी जो भी गंदा संदा काम था वो सारे काम करवाते, क्योंकि गुलाम है, गुलाम से तो आप कुछ भी काम करवा सकते हैं. शिवाजी को ये देख के बड़ा दुख हुआ कि भाई हमारे देश के लोगों को ये जो डच लोग हैं व्यापार के नाम पे ये गुलाम बना के ले जाते हैं और इनकी बहुत बुरी हालत है. तो जब शिवाजी क्या कहते हैं कि भाई At that time, most European were capturing and selling Indians as slaves. जो यूरोपियंस लोग थे, इंडियंस को पकड़ लेते थे, उनको बेचते थे, है ना. तो एंड एनकाउंटर्ड नो ऑपोजिशन फ्रॉम इंडियन पावर, और उस टाइम तक भाई कोई भी इंडिया, कोई भी लोग इनको रोक नहीं रहा था. सो अंटिल शिवाजी इंटरवेंडेड, फिर शिवाजी आते हैं, शिवाजी हस्तक्षेप करते हैं. हिज स्टैंड ऑन दिस अब्यूज शोड हिज डीप कंसर्न फॉर हिज सब्जेक्ट. शिवाजी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है कि अपने ही देश के लोगों को ये लोग बेच रहे हैं, उनसे हर प्रकार का अभद्र काम करवा रहे हैं. शिवाजी को बड़ा दुख होता है और वो कहते हैं कि आज के बाद अगर हमारे देश के किसी भी नागरिक को अगर आपने गुलाम कहा या गुलाम बनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. तो इससे पता चलता है कि भाई वो सिर्फ देश से नहीं, देश के लोगों से भी बड़ा प्यार करते थे. उनके अंदर जो एक कहते हैं ना कि मानवता थी, कूट कूट के भरी हुई थी. अब आप देख सकते हैं कि ये जो पुणे का क्षेत्र है, ये सारा जो क्षेत्र है वो अभी मराठा साम्राज्य का है. तो एक अब जब दूसरा एक मैप देखोगे ना, उस मैप पे आप देखोगे पैन इंडिया, पूरे भारत पे उनका पूरा एक तरीके से साम्राज्य देखोगे आप. फीवर क्लेम्ड शिवाजी लाइफ. अब देखो, शत्रु नहीं मार सकते, पर जो नेचुरल क्लाइमेटी है, जो हमारा भाई जो नेचर है, वो चीजें गड़बड़ कर देती है. तो 50 साल की उम्र में शिवाजी को बुखार होता है और उनकी जान चली जाती है. ही वॉज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट एंड अ ट्रू विजनरी. भाई पूरा मास्टर था, कुशल रणनीतिकार था, दूर से पहचान लेता था खतरे को, चीजों को, उनका विजन बड़ा ट्रू था. विद इन हिज लाइफ टाइम हिज एक्सप्लॉइट्स हैड बिकम लेजेंडरी अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड. जो भाई उसने लूट मार करी, जो भी कारनामे करे, वो भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी प्रसिद्ध है. हमने देखा ना कि इंग्लिश का जो अखबार था लंदन गजट, वहां भी उनकी जो लूट मार की बातें हैं वो छपी थी. द यूरोपियंस कंपेयर्ड हिम विद द एंशंट जनरल लाइक अलेक्जेंडर. जो यूरोपियन थे वो बहुत डरते थे इनसे, इनको कहते कि अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसा है. एंड द बुंदेला प्रिंस छत्रसाल वो सो इंस्पायर्ड बाय शिवाजी स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स दैट ही मैनेज्ड टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ बुंदेलखंड. अब उनकी
बहादुरी से इंस्पायर होकर जो बुंदेला प्रिंस है छत्रसाल, उसने क्या किया था भाई, मराठे भाई तंग तो कर ही रहे थे, तो उसने भी अपना एक तरीके से अलग किंगडम बना लिया था, बुंदेलखंड, ठीक है, जो आज के टाइम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में है। द फेमस हिंदी पोइट भूषण, आप पढ़ोगे अगर आप हिंदी की जब बुक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें पोइट है, नाम है भूषण। वो भूषण महाराष्ट्र आया था सिर्फ शिवाजी से मिलने के लिए, और मिलने आया, उनकी बातों से उनके कारनामों से इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि वो वहीं महाराष्ट्र में ही रह गया, और महाराष्ट्र में रहकर उसने राजा के लिए, शिवाजी के लिए इतनी सारी पोयम लिखी उसकी प्रशंसा में, एंड सम ऑफ विच रिमेन फेमस टू दिस डेज। और आजकल भी जो हम शिवाजी की बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं या गाते हैं ना, वो सभी भूषण जी द्वारा लिखी हुई है। तो इतने फेमस, इतने क्रिएटिव, इतने विजनरी, इतने स्ट्रेटेजिस्ट आदमी थे शिवाजी की, अगर आप पढ़ोगे उनके बारे में और अच्छे से, उनकी बिल्कुल एक कहते हैं ना डेप्थ में कोई बुक है उसको पढ़ोगे, तो आपको एक तरीके से बहादुरी, पावरफुल का एहसास हो कि अपने देश में भी ऐसे लोग थे जो मराठा, जो मुगलों से नहीं डरे, जो भयंकर चीजों से नहीं डरे, और जो भाई चाहे कितने भी गंदी स्ट्रेटेजी कोई बना ले उससे वो डरे नहीं, है ना। हार गए फिर भी उठे, फिर लड़े, है ना। तो हारना तो सीखा ही नहीं था, क्यों, बचपन से ही वो वैल्यूज उनको दी हुई थी। अब द मराठास आफ्टर शिवाजी, अब भाई इतना एक कहते हैं ना, इतना रोमांचकारी आदमी अब चला गया, अब मराठे कैसे रहे। तो मराठे शिवाजी के जाने के बाद, शिवाजी के दो बेटे हैं, दो बेटे थे, एक है संभाजी और एक है राजाराम। संभाजी के बारे में आपने देखा था ना कि जब पुरंदर में उनकी हार हो गई थी, जयसिंह ने उनको हरा दिया था, तो संधि होती है, संभाजी मुगल साम्राज्य को सर्व करते हैं, पर ये दोनों बाप बेटे भाग जाते हैं, ठीक है, औरंगजेब के वहां से। सो आफ्टर शिवाजी डेथ संभाजी बिकेम द छत्रपति, अब पिताजी के जाने के बाद संभाजी बनते हैं छत्रपति। The Marathas were then the only obstacle to total Mughal control of the Deccan. अब सिर्फ मराठों के एक ही शत्रु बचे थे, और वो थे मुगल, ठीक है, मुगल। द ओनली ऑब्स्टेकल टू टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ द डेक्कन। औरंगजेब इन्वेडेड द दक्कन, कन्क्वेड द बीजापुर, गोलकुंडा। भाई ये उस टाइम के दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बीजापुर और गोलकुंडा। इन पे क्या करता है औरंगजेब, आक्रमण कर देता है और इनको जीत लेता है। ही देन, अब देखो, गोलकुंडा पे उस टाइम कुतुब शाही और बीजापुर पे आदिल शाही, इन लोगों का अधिकार था, पर औरंगजेब इनको फिनिश कर देता है और इनको जीत लेता है। He then captured संभाजी, फिर संभाजी को पकड़ लेता है। After torturing him brutally, executing him, after this he captured रायगढ़, the मराठा capital, ठीक है। भाई ये उसको ना औरंगजेब बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है, किसको, संभाजी को, ठीक है, संभाजी को बहुत टॉर्चर करता है, यहाँ तक कि उनके नखून भी निकाल देता है, आंखें निकाल देता है, सब कुछ, मतलब उनको ब्रूटली बहुत बहुत तड़पा तड़पा के मारता है औरंगजेब, ठीक है। और बाद में रायगढ़ को भी कैप्चर कर लेता है, जो मराठा इसकी कैपिटल थी, है ना, बाद में 1664 में। सो आफ्टर संभाजी राजाराम बिकेम द छत्रपति। अब संभाजी के बाद जो शिवाजी के दूसरे बेटे थे राजाराम, वो बनते हैं छत्रपति। फ्लीड टू गिंजी, अब वो क्या होते हैं, वो तमिलनाडु भाग जाते हैं, भाग नहीं जाते, तमिलनाडु चले जाते हैं। एंड द मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट थस स्प्रेड टू साउथ इंडिया। अब जो पहले नॉर्थ में इनका सब चल रहा था ना, अब ये साउथ में इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां लड़ाइयां हो रही हैं। द मराठा स्टेंचली डिफेंड देयर फोर्ट्रेस एंड ओपन हैड द अपर हैंड ओवर द मुगल्स इन बैटल एंड स्क्रिमिशेस। अब मैंने अभी पीछे भी आपको पढ़ाया था कि जो तमिलनाडु कर्नाटका में इनकी जीत थी, बाद में इनकी हेल्प करता है। तो इन्होंने क्या किया था, साउथ में सारे जो इंपॉर्टेंट जगह थे उनको जीत कर अपने दुर्ग बना लिए थे, अपने सैनिक वहां, अपनी सेनाएं वहां खड़ी कर दी थी। तो जब इनका आक्रमण होता है मुगलों का साउथ की तरफ, तो ये तो हमेशा इनका हाथ ऊपर रहता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े जो दुर्ग थे, जो बड़ी बड़ी जगहें थी, उन पे सभी पे मराठाओं ने अपना अधिकार कर लिया था, तो मुगलों को हमेशा वहां हार मिलती थी। औरंगजेब वॉज थस अनेबल टू लीव द दक्कन एंड डाइड विदाउट हैविंग सक्सीड इन सबड्यूडिंग द मराठास। और फिर औरंगजेब भी मर जाता है, क्यों, क्योंकि वो ना तो दक्कन छोड़ पाता है, दक्कन पे भी उसको अपना अधिकार चाहिए था, और भाई वो सक्सीड ही नहीं हो पाता मराठा उसको अधिकार में करने पर। और वो कहता भी है मरने से पहले कि मेरी सेना में या मेरे बच्चों में कोई भी शिवाजी संभाजी जैसा बच्चा नहीं हुआ, काश ये लोग मेरे बच्चे होते, ये इनमें से कोई मेरा बच्चा होता, तो मैं आज पूरे भारत पे एक तरीके से राज कर रहा होता। पर जो
मुगल है, मुगल सेना को का डटकर सामना करते हैं मराठास। भले ही सेना में कम थे पर स्ट्रोंग थे ये लोग। नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव द मराठास लेड बाय ताराबाई। और उसके बाद भाई ताराबाई जो राजा राम की पत्नी है, भाई राजा राम भी भगवान जी को प्यारे हो जाते हैं, और फिर ताराबाई पूरे साम्राज्य को एक करती है। मेड लार्ज स्केल इनरोड इनटू मुगल टेरिटरीज, इवेंचुअली कंक्यूरिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। फिर भारत के बहुत सारे हिस्से को जीत लेती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपेंशन मराठा देमसेल्फ अंडरवेंट आ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर होता है ना कि एक समय के बाद कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है। और जो शिवाजी के टाइम था उस टाइम सेंटर था, मतलब शिवाजी ही उनके राजा थे, पर कुछ टाइम बाद जो ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है, विकेंद्रित हो जाता है। तरह तरह के राजा आ चुके थे, मराठा थे पर तरह तरह के राजा थे। स्टिल नॉमिनली सेंटर्ड अबाउट अराउंड द छत्रपति, कि भाई अब जो छत्रपति का एक तरीके से एक छत्र के नीचे सिर्फ एक ही राजा था ना, अब हुआ क्या, अब तरह तरह के सरदार आ गए, ठीक है। क्या हुआ, तरह तरह के सरदार हो गए, छत्रपति सिर्फ नाम रूप में रह गया, ठीक है। अब आ गए पेशवा, मतलब प्राइम मिनिस्टर। अब जो सारी पावर थी ना वो किसके हाथों में थी, पेशवाओं के हाथों में। अब पेशवा को आप एज अ प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, पर्शियन टर्म है, ठीक है। वाइडेड ग्रेट इन्फ्लुएंस, अब इन लोगों का ज्यादा अधिपत्य था, ठीक है, इवन ओवर द छत्रपति हिमसेल्फ। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई छत्रपति, ठीक है, अब हमारा राज्य है जिसमें आप बाजीराव वन और उनके जो बेटे हैं नाना साहब पेशवा, उनके नाम सुनोगे, आपने फिल्म में भी देखा होगा। तो अब इन्होंने पूरा जो पैन इंडिया उसको एक्सपेंशन किया मराठास ने, और ज्यादातर नाम सिर्फ छत्रपति का चल रहा है, मराठों का चल रहा है, पर जो पेशवा है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, पेशवाई कर रहे हैं, ये लोग राजा बन के बैठे हुए हैं। द मराठास ब्रोट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल एंड जनरली रूल्ड देम वेल, कि इन्होंने पूरे मराठाओं ने क्या किया, पूरे भारत पर एक तरीके से अपना कंट्रोल कर लिया और उसको शासन किया। बट विद द रीजनल चीफ एक्वायरिंग मोर पावर, पर जो रीजनल जो चीफ थे, जो छोटे छोटे क्षेत्रों के जो सरदार थे, उनके पास अब ज्यादा पावर आ गई। जो छत्रपति जो एक नाम था वो सिर्फ नाम का रह गया, उसके पास कोई पावर नहीं है, राजा रानी के पास कोई पावर नहीं है। जो ये पेशवा बने हुए हैं, जो सेंट्रल चीफ बने हुए हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पावर है। एंड दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन ओकेजनली इनडिसिप्लिन। अब ये इनडिसिप्लिन हो गए हैं, एब्यूजिंग सा हो गया है सब कुछ, मतलब जो शिवाजी की वैल्यूज है ना उनको सब ये भूल चुके हैं, उनको तार तार कर दिया है लोगों ने। फॉर इंस्टेंस द मराठास 10-year कैंपेन इन बंगाल इन्फ्लिक्टेड मच क्रूलिटी एंड डिवास्टेशन ऑन द कॉमन पीपल। अब जो मराठाओं ने बंगाल में 10 साल तक जो मिलिट्री कैंपेन किया, बहुत ज्यादा क्रूलिटी की इन लोगों ने वहां पे, उससे क्या हुआ, जो आम जनता थी ना वो बिल्कुल त्राही त्राही हो गई। इन्होंने मतलब एक तरीके से कहते हैं पूरा ही सब कुछ सत्यानाश कर दिया, एक तरीके से लोग इनके विरुद्ध होने लग गए। So in their northward expansion, the Maratha briefly controlled the area of Lahore, Attock and even Peshawar in modern day Pakistan. अब होता है कि इन्होंने उत्तर की तरफ भी एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया, बंगाल की तरफ चले गए, है ना। उसके बाद ये उत्तर की तरफ गए, इन्होंने लाहौर, अटोक, पेशावर, जो आज का पाकिस्तान का एरिया है, वहां भी भाई कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। दे फोर्ट विद द अफगान्स, अफगानों के साथ लड़े। डिस्पाइट सफरिंग अ डिजास्ट्रस डिफीट एट पानीपत इन 1761, पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, वहां भी भाई ये हार गए। दे क्विकली रिकवर, फिर दोबारा से खड़े हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा माधवराव वन अंडर द लीडरशिप ऑफ माधाजी सिंधे, ये भी माधव सिंधिया है। दे वेंट ऑन टू रिकैप्चर दिल्ली इन 1771, फिर उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, विच रिमाइंड अंडर देयर कंट्रोल टिल द ब्रिटिश कैप्चर इट 3 डिकेड्स लेटर। 3 शताब्दियों तक इन्होंने वहां पे आक्रमण, वहां पे पूरा कब्जा कर रखा था दिल्ली पे, और दिल्ली पे ही रहे ये 3 दशक तक। और 1771 में उन्होंने दिल्ली को अपने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, किसने, मराठों ने, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सब चीज है, शासन काल में वे जल्दी स्थिति मजबूत कर ली। महादजी सिंधे जो सिंधिया है के नेतृत्व में उन्होंने 1771 में दिल्ली पर कब्जा किया था। पूछा जा सकता है कि 1771 में दिल्ली पे किसने कब्जा किया था, तो मराठों ने किया था, और इसकी लीडरशिप कौन कर रहा था, महादजी सिंधे। कौन, महादजी सिंधे। इन द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बीच में, द चीफ राइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वर द मराठास। मराठाओं के अब दुश्मन कौन है, ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। अब इनके साथ ये 3 लड़ाई लड़ते हैं जिनको हम बोलते हैं 3 एंग्लो मराठा वॉर्स, वर फोर्ट बिटवीन 1775 से 1808 तक लड़ी जाती हैं। हालांकि इतना कुछ आपके
बुक में इलेबोरेट करके नहीं दिखाया गया है, पर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि पहली कब हुई थी, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई थी। तो 1775 से लेकर 1818 तक ये 3 लड़ाइयां लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, जिसको हम एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। ओनिंग टू द मराठास इंक्रीज इंटरनल disunity and the superior organizational technological ability of the British। अब ब्रिटिशर्स को ना कमियां पता चली। पहली बात कि भाई इनके अंदर अब एकता नहीं है, फूट डाल सकते हैं इनके बीच में, इनको ये ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। ब्रिटिशर्स ने ये सब चीज देखी और इनके अंदर टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। मराठा पावर खत्म होने की कगार पे थी और ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने मराठास की पावर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर। और अंग्रेजों ने मुगलों या किसी अन्य शक्ति से ज्यादा मराठों से भारत छीन लिया। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए और ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया कि भाई ना तो इनके अंदर यूनिटी है मराठों के बीच में, अब ना ही इनके जो ये ऑर्गेनाइज्ड है, ना इनके अंदर टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी है। तो ब्रिटिशर्स ने इसी चीज का फायदा उठाया और इनको अपने देश में हरा दिया, अपने इंडिया में अपने देश के लोगों को हरा दिया और ब्रिटिशर्स आके हमारे देश पे कब्जा करके बैठ गए। आप देख सकते हैं जो ताराबाई है उसके टाइम का ये इंडिया है, ठीक है। सारा लाहौर, अटोक, दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, कटक, नागपुर, आप देख सकते हैं तंजावुर, हर जगह मराठा साम्राज्य है, ये मराठा एम्पायर है, ठीक है। डोंट मिस आउट, डिड यू नो दैट नाना Padnivish, a powerful official under the Peshwa, is credited with organizing the first pan-Indian anti-British alliance। अब ये कहा जाता है कि पेशवाओं के अधीन एक शक्तिशाली अधिकारी नाना फडणवीस को पहला अखिल भारतीय ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इस प्रयास में मैसूर के हैदर अली, हैदराबाद के निजाम जैसे पुराने विरोधियों को भी एकजुट किया था। तो ये फडणवीस है, नाना फडणवीस है, इन्होंने क्या किया था, पूरे राष्ट्र को, पूरे इंडिया को ऑर्गेनाइज किया था उस टाइम में, ठीक है। तो ये सब चीज है। तो आज के लिए इतना रखते हैं भाई, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।